हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक। संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल अपने घरों से ही पढ़ते रहिए। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण मनिका, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य, जो पेज नंबर 9 पे अंकित है। साहित्य क्या होता है बच्चों? किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मतलब कोई भी भाषा का ज्ञान और उसका संचित जो भंडार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। बच्चों, साहित्य में क्या होता है? इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। और बच्चों, साहित्य जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद साहित्य। तो बच्चों, पहला हम लोग पढ़ेंगे गद्य साहित्य। गद्य साहित्य जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। बच्चों, गद्य साहित्य क्या होता है? जो भी साहित्यकार होते हैं वो अपने विचार को आम बोलचाल की भाषा में प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो हमारा क्या हो गया? गद्य साहित्य हो गया। जैसे मानवता का उद्देश्य एवं मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी में है कि वह सदैव अपना नहीं दूसरों का कल्याण देखे और बदले में कुछ चाहे नहीं। कभी भी सहायता देकर वापसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संसार इसी पर टिका है। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत जरूरी हो गया है कि समाज और देश के दायरे से भी बाहर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हित के बारे में सोचे और ऐसे कार्य करे जिससे समस्त संसार उन्नत हो और आगे बढ़े। तो बच्चों, यहाँ इस वाक्यों के माध्यम से बताया गया है कि यह आम बोलचाल की भाषा है और इस भाषा से बहुत अच्छी बात हमें साहित्यकार समझाना चाहते हैं। ये बड़ा ही सुंदर बात है। एक मानव जीवन को, इंसान को कैसे जीना चाहिए, किसी को कोई मदद करे उसके बदले कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, संसार का ख्याल रखना चाहिए, समस्त संसार के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो साहित्यकार की मदद से बताई गई हैं और ये उनकी अपनी बातें हैं। तो ये सारे वाक्यों को हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा गद्य साहित्य हो गया। तो बच्चों, गद्य साहित्य क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चों, गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं जिसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं। तो इसमें हम लोग पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेख लिखते हैं, कहानी, कथा, संस्मरण। तो बच्चों, संस्मरण क्या होता है? ये एक स्मृति, कहानी को मतलब लिखने का एक तरीका है। स्मरण, नाटक, उपन्यास। बच्चों, तो उपन्यास जो होता है यह भी एक कहानी लिखने की विद्या है, जीवनी, किसी व्यक्ति की जीवनी। उसके बाद में है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज जो होता है बच्चों, किसी सच्ची घटना का, आंखों देखी घटना का विवरण
ये रिपोर्टाज के अंदर आता है लिखना। उसके बाद रेखा चित्र, तो यह एक दृश्य कला है जिसके माध्यम से कहानी लिखी जाती है। उसके बाद में बच्चों प्रमुख साहित्यकार के बारे में जानकारी दी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद्र हमारे एक साहित्यकार हैं और इनकी रचना है मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र इत्यादि। तो ये सब उपन्यास और कहानी है इनकी। जयशंकर प्रसाद ये भी एक साहित्यकार हैं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि नाटक इन्होंने लिखे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इन्होंने इनकी रचनाएं हैं सोमनाथ, सोना और खून इत्यादि, ये सारी उपन्यास हैं। मनु मंडारी, तो हिमती सुमेरा इन्होंने कहानी लिखी है। महादेवी वर्मा, इनकी कहानी है गिल्लू, गौरा, तो ये संस्मरण है, तो ये स्मृति द्वारा लिखे जाते हैं। तो गिल्लू एक गिलहरी की कहानी है। तो बच्चों ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। बच्चों अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पद्य साहित्य। पद्य साहित्य जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। तो बच्चों जो साहित्यकार अपने विचार को तुकबंदी और लय द्वारा व्यक्त करते हैं, मतलब गा के बताते हैं, उसमें लय के रूप में उसको गा के बताना, तो ये हमारा क्या होता है, पद्य साहित्य होता है। जैसे मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो बच्चों ये पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य के उदाहरण में आपको दोहा, छंद, क्या होता है बच्चों, पद की मात्राओं की जो गणना की जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। कवित, ये कविता का ही दूसरा नाम है। सवैया, बच्चों सवैया ये भी छंद लिखने का ही प्रथा है। पद, सोरठा, सोरठा क्या होता है बच्चों, सोरठा होता है ये एक मात्रिक छंद है। इसमें गणना करके छंद को लिखा जाता है। फिर है कविता। तो ये सब बच्चों पद साहित्य के उदाहरण हैं। प्रमुख कवि जो हैं कबीर, इन्होंने दोहे लिखे हैं, बीजक दोहे। बिहारी हैं, बिहारी कवि सतसई दोहे लिखे हैं इन्होंने। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रयाण गीत, कामायनी और हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है मधुशाला। रामधारी सिंह दिनकर की है शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र। तो बच्चों ये साहित्य क्लियर हो गया होगा, साहित्य के दोनों भाग क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चों आप जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द और शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगा,
मतलब भाषा का अर्थ नहीं निकलेगा। यदि वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है, अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों क्या है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है भाषा के नियम को निर्धारित करता है। तो इसका परिभाषा होगा बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों को शुद्ध शुद्ध लिखना और वर्णों का सही उच्चारण करना जानते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, इसके बारे में जानते हैं। और वाक्य विचार में वाक्यों की रचना और वाक्यों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। बच्चों, आधुनिक युग में हिंदी का कंप्यूटरीकरण आधुनिक समय में जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। क्या है बच्चों, आज के समय में हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, हर कार्य में कंप्यूटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों में हिंदी का भी खूब प्रयोग होता है। अभी के समय में हिंदी के कार्यों को भी कंप्यूटर पे खूब किया जा रहा है। हिंदी की वेबसाइटों का निर्माण किया जा रहा है और उनके द्वारा आवश्यक सूचनाएं तथा सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंटरनेट के सहयोग से हिंदी में ईमेल आदि भी किए जा रहे हैं। पारंपरिक पत्र लेखन की अपेक्षा ईमेल की काफ़ी सस्ता, अर्थात बच्चों पहले के समय में जो पत्र लिख कर हम भेजते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो आज के समय में ईमेल से जो हम वह पत्र लिखने का काम कर रहे हैं वो बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। तेज और सुरक्षित विकल्प है, मतलब जल्दी भी पहुंच जाता है, समय भी नहीं लगता है, और जिसके पास भेजना है उसी के पास जाता है। गलती से पहले पत्र भेजते थे तो किसी और का पत्र यदि थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग एड्रेस में हो गया तो कहीं और चला जाता था। तो इसलिए दिनों दिन इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है और विज्ञान की नई तकनीक के विकास से हिंदी भाषा का विस्तार को नया क्षेत्र मिल गया है। तो बच्चों, ये तो था कंप्यूटरीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चैप्टर में हम लोग पढ़े। पहला है, भाषा द्वारा विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है। तो ये भाषा का परिभाषा है बच्चों कि भाषा द्वारा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के 2 रूप, मौखिक और लिखित। मातृभाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, यह हमारी राज्य भाषा हो गई। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होता है, बताए थे बच्चों आपको। उपभाषा बोली का एक विस्तृत रूप होता है। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।
किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश साहित्य कहलाता है। अभी पढ़ा है बच्चों, आज ही पढ़ा है आपको। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व प्रयोग सिखाता है। तो व्याकरण क्या सिखाता है हमें? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान और उसका प्रयोग सिखाता है। तो बच्चों, तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सबसे पहले आपको जो मैंने साहित्य बताएं, आपको साहित्य का परिभाषा लिखना है और साहित्य के दोनों भेद लिखने हैं। उसके बाद में व्याकरण लिखने हैं। इसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद में बच्चों अभ्यास प्रश्न करने हैं आपको। तो अभ्यास में आपको करने हैं, ये पहला मुख से जो है 4 प्रश्न इसको करने हैं, और लेखनी से जो प्रश्न हैं यहाँ भी है और नेक्स्ट पेज पे भी है, तो वो कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों, ये अभ्यास करके मुझे उसका आप पिक भेजेंगे, और जो फेयर में करने के लिए बोले उसको भी कंप्लीट करके मुझे पिक भेजेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।